भारत पाकिस्तान के बीच जैसा माहौल बना हुआ है, युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। लेकिन सोचिए अगर इस जंग में न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु बम का इस्तेमाल हो गया तो क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे परमाणु बम कैसे काम करता है और इसमें क्या सब होता है, और आज के समय में इसका इस्तेमाल हो गया तो नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक साइंस को समझते हैं। तो परमाणु बम बनाने के पीछे जो विज्ञापन है वो बहुत खतरनाक और बेहद सटीक होता है। इसका आधार है न्यूक्लियर फिजन। अब ये न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, तो जब किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 को न्यूट्रॉन से मारा जाता है तो वह टूट जाता है, और इस टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं फिजन, और इसी से निकलती है जबरदस्त एनर्जी। हर बार जब एक परमाणु टूटता है तो वह 2 से 3 न्यूट्रॉन और बहुत सारा ऊर्जा छोड़ता है। ये न्यूट्रॉन फिर आसपास के और परमाणुओं को तोड़ते हैं और ये चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, और जब ये चेन रिएक्शन नियंत्रित होती है तो हम उसमें बिजली बनाते हैं जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट। लेकिन जब यह बिल्कुल अनकंट्रोल होती है तो बनता है परमाणु बम। अब जानते हैं परमाणु बम बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो इसे बनाने के लिए टोटल 5 चीजों की जरूरत होती है। पहला है यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, दूसरा न्यूट्रॉन इनिशिएटर, तीसरा एक्सप्लोसिव लेंस, चौथा है क्रिटिकल मास और पांचवा तमाश सेफ्टी डिवाइस और टाइमर। हालांकि इन सब के अपने अपने काम है। जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 ये वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिनसे फिजन होता है। दूसरा न्यूट्रॉन इनिशिएटर, यह वह डिवाइस होता है जो रिएक्शन शुरू करने के लिए न्यूट्रॉन छोड़ता है। तीसरा एक्सप्लोसिव लेंस, यह बम के अंदर चारों तरफ लगे होते हैं ताकि रेडियो एक्टिव मटेरियल को एकदम तेजी से एक जगह से दबाया जाए, और इसी से क्रिटिकल मास बनता है और फ्यूजन शुरू हो जाती है। क्रिटिकल मास को एक खास मात्रा में जब रेडियो एक्टिव मटेरियल के आसपास लाया जाता है तो रिएक्शन अपने आप शुरू हो जाती है। इसके बाद तमाश सेफ्टी डिवाइस और टाइमर, ये इसलिए होते हैं ताकि बम समय से पहले ना फटे। तो बेसिकली एक बम को बनाने में न सिर्फ तकनीकी ज्ञान लगता है बल्कि बहुत सारी सावधानी और महंगी मशीनरी की भी जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि इसे बनाना इतना मुश्किल होता है, और तभी तो आज दुनिया में सिर्फ 9 ऐसे देश है जिनके पास परमाणु यानी न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन इनमें से भी एक बात समझनी पड़ेगी कि कौन कौन से देश के पास ताकत है कि वो परमाणु बम छोड़ सके, और एक परमाणु बम को छोड़ने में कितना खर्च आता है। तो चलिए सब कुछ विस्तार से जानते हैं। तो जैसा कि हमने जाना, दुनिया में सिर्फ 9 ऐसे देश है जो परमाणु हथियार रखने और छोड़ने की ताकत रखते हैं। पहला है अमेरिका। अमेरिका के पास करीब 5000 से ज्यादा वॉरहेड्स और सबसे एडवांस डिलीवरी सिस्टम जैसे मिसाइल, सबमरीन, बॉम्बर इत्यादि है। दूसरा है रूस। रूस में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स रूस के पास है, 6000 से ज्यादा, और सबसे खतरनाक ICBMs भी रूस के पास है जिसकी रेंज 15000 किलोमीटर तक होती है। नंबर 3 पे है चीन। चीन तेजी से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ा रहा है। चीन अपने आसपास लॉन्ग रेंज मिसाइल और न्यूक्लियर सबमरीन भी रखता है। नंबर 4 पे है भारत। भारत ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाई है, लेकिन भारत के पास अग्नि मिसाइल और न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत मौजूद है। नंबर 5 पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भारत को टक्कर देने के लिए 150+ वॉरहेड्स और टैक्टिकल न्यूकस भी डेवलप किए हैं। नंबर 6 पर है फ्रांस। फ्रांस के पास 300+ न्यूकस और एयर और सबमरीन से छोड़ने वाली क्षमता है। नंबर 7 पे है ब्रिटेन। ब्रिटेन के पास वेनगार्ड क्लास सबमरीन के जरिए छोड़ने की क्षमता है। नंबर 8 पे है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के पास बहुत कम संख्या में परमाणु है, लेकिन ये पब्लिकली बहुत ज्यादा धमकी देते हैं। नंबर 9 पे है इजराइल। इजराइल को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन माना जाता है इसके पास 100 से ज्यादा परमाणु बम है। अब इन 9 देशों के पास परमाणु बम है तो ऑब्वियसली बात है जरूरत पड़ने पे ये छोड़ेंगे भी। तो आइए समझते हैं एक परमाणु बम को छोड़ने में कितना खर्चा आता है। तो एक परमाणु बम को छोड़ने के लिए एक वॉरहेड्स होनी चाहिए, और वॉरहेड्स यूरेनियम या प्लूटोनियम से तैयार होती है जिसमें करोड़ों का खर्चा आता है। जैसे यूरेनियम आधारित वॉरहेड्स बनाने में करीब 200 से 300 करोड़ लग सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने वॉरहेड्स बना रहे हैं। इसके बाद आती है डिलीवरी सिस्टम यानी ICBM, मिसाइल का खर्च एवं न्यूक्लियर सबमरीन और बॉम्बर एयरक्राफ्ट जैसे B2 स्प्लिट। एक ICBM मिसाइल का खर्च 1000 करोड़ के आसपास होती है, और एक न्यूक्लियर सबमरीन 5000 करोड़ से लेकर 8000 करोड़ के ऊपर चली जाती है। एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट जैसे B2 स्प्लिट की खर्च 15000 करोड़ से ज्यादा की आती है। इतना ही नहीं, इसके बाद आती है मेंटेनेंस। हर साल हजारों करोड़ से बमों को संभाल के रखने में खर्च होती है। अमेरिका हर साल 35 से 40 बिलियन डॉलर खर्च करता है न्यूक्लियर वेपन को रखने में। सिर्फ बटन दबाना सस्ता लगता है, लेकिन रियल लॉन्च में मिशन प्लानिंग, फायरिंग, लॉगिन सिस्टम, सैटेलाइट ट्रैकिंग सब मिलाकर करोड़ों लगते हैं। यानी एक परमाणु बम को छोड़ना सिर्फ विनाश ही नहीं लाता बल्कि एक बहुत महंगा कदम भी होता है।
अगर आज इंडिया और पाकिस्तान में परमाणु युद्ध छिड़ जाए तो लाखों लोग सिर्फ पहले हमले में मर जाएंगे। रेडिएशन से ये कई सालों तक जमीन बंजर हो जाएगी, ग्लोबल इकोनॉमी बैठ जाएगी और शायद अगला युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा। इसीलिए परमाणु ताकत होने का मतलब सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करता है तो वो भारत के किन किन इलाकों को निशाना बना सकता है और क्यों, आइए समझते हैं। पाकिस्तान के पास लगभग 165 प्लस परमाणु वॉरहेड्स है। ये बॉम्ब लॉन्च करने के लिए पाकिस्तान के पास है और बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 जो 2750 किलोमीटर रेंज की है। इसके बाद टेक्निकल न्यूकर्स जो बैलिस्टिक मिसाइल में इस्तेमाल के लिए है। एयरक्राफ्ट और कुछ सबमरीन लॉन्च सिस्टम भी पाकिस्तान के पास है, यानी पाकिस्तान भारत के किसी भी बड़े शहर को आसानी से निशाना बना सकता है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान किन भारतीय शहरों को निशाना बना सकता है और क्यों। तो सबसे पहला है दिल्ली। दिल्ली इसलिए क्योंकि भारत की राजधानी और राजनीतिक केंद्र, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और भारत की कमांड एवं कंट्रोल को कमजोर करने के लिए। दूसरा है मुंबई। मुंबई भारत की आर्थिक रीढ़, BSE, NSE जैसी बड़ी कंपनियों का हब है। यहाँ हमला करने से भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला होगा। तीसरा है पुणे, बड़ी मिलिट्री और डिफेंस रिसर्च लैब DRDO कारण रणनीतिक और टेक्नोलॉजी नुकसान पहुँचाने के लिए। चौथा बेंगलुरु, IT कैपिटल प्लस हॉल प्लस इसरो के अहम सेंटर, यहाँ इसलिए ताकि भारत के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए। अगला जयपुर और जोधपुर, मिलिट्री बेस कैंप और पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक है। इसके बाद 6-7 और ऐसी जगह है जहां सेना ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, जैसे पठानकोट, अमृतसर, जम्मू, अहमदाबाद, गांधीनगर, चेन्नई और विशाखापट्टनम। देन पाकिस्तान अगर हमला करता है तो वो मुख्य रूप से 2 रणनीतियाँ अपनाएगा। पहला काउंटर फोर्स अटैक, दूसरा काउंटर वैल्यू अटैक। काउंटर फोर्स अटैक का मतलब है भारतीय सेना एयर बेस कमांडर सेंटर को निशाना बनाना। काउंटर वैल्यू अटैक का मतलब है बड़े शहर, आबादी वाले इलाके, ताकि डर और जनहानि ज़्यादा हो। लेकिन भारत की नो फर्स्ट यूज नीति के बावजूद इंडिया की सेकंड स्ट्राइक क्षमता बहुत खतरनाक है, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह खत्म हो सकता है। भारत के पास 150 प्लस परमाणु हथियार है, INS अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन और अग्नि मिसाइल है। यदि एक बार पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत का जवाब इतना भयानक हो सकता है कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची कुछ ही मिनटों में तबाह हो सकती है, यानी दोनों देशों का विनाश तय होगा। लेकिन सवाल ये है, पाकिस्तान परमाणु बम यूज कर भी सकता है या नहीं? इसका जवाब है हाँ या नहीं। क्योंकि पाकिस्तान परमाणु बम चलाने की सोचता है तो अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और बाकी देश मिलकर पाकिस्तान पे भारी दबाव बनाएंगे और जैसे ही न्यूक्लियर लॉन्च की तैयारी होगी दुनिया जान जाएगी। और फिर भी अगर पाकिस्तान बम चलाता है तो भारत उसे सेकेंड स्ट्राइक में खत्म कर देगा। इसीलिए ये सिर्फ धमकी के लिए है। पाकिस्तान की सरकार और आर्मी में भरोसे की बहुत कमी है। कुछ लोग रोक सकते हैं, कुछ लोग भड़का सकते हैं। इसका पूरा सिस्टम ही अस्थिर है। अब बात करते हैं भारत की असली शील्ड की, वो सिस्टम जो हमें दुनिया की सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर पावर में एक बनाते हैं। पहला BMD, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये बेसिकली 2 स्तर पे काम करती है। पहला एंडो एटमॉस्फेरिक, ये जमीन के पास मिसाइल को आखिरी स्टेज में मार गिराती है। दूसरा एक्सो एटमॉस्फेरिक, ये अंतरिक्ष में ही दुश्मन की मिसाइल को नष्ट करता है, जैसे एडवांस एयर डिफेंस और पृथ्वी एयर डिफेंस।